नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव दिलीप जावलकर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने यह निर्देश दिया कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व बना रहे। स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाए और होम स्टे भी विकसित यहां पर किए जा सकते हैं। निकटवर्ती अन्य आध्यात्मिक स्थलों को भी इनके साथ जोड़ा जाए। बद्रीनाथ धाम के प्रवेश स्थल पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था हो जो कि आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निरीक्षण और निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। तो पीएम मोदी की तरफ से मास्टर प्लान को जाना गया है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान क्या है, इसका प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री के सामने रखा गया और प्रधानमंत्री की तरफ से भी निर्देशित किया गया कि यह ध्यान रखा जाए कि इस विकास में जो इसका पौराणिक महत्व है उसको सहेज कर और समेट कर रखा जाए। साथ ही साथ व्यवस्था ऐसी हो कि आसपास के भी जो अन्य क्षेत्र हैं वो विकसित हो सकें और इसी मास्टर प्लान को प्रधानमंत्री के सामने रखा गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसके अलावा मुख्य सचिव भी मौजूद थे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और इस दौरान बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है वो प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। बताया गया कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम को विकसित किया जा रहा है और यहाँ पर किस तरीके के अन्य जो निर्माण कार्य हैं वो किए जा रहे हैं ताकि इस धाम के अंदर जो तमाम सुविधाएं हैं उनको और बेहतर और उत्कृष्ट बनाया जा सके, ताकि यात्रियों को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और इसके भव्य और पौराणिक महत्व को भी बरकरार रखा जाए। इस बात पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से जोर दिया गया। साथ ही साथ केदारनाथ धाम के भी निर्माण कार्यों की समीक्षा यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। तो कुल मिलाकर के ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम, इन दोनों ही धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उधर बेरोजगारी के विरोध में हरीश रावत ने शंखनाद कर दिया है और 11 सितंबर को शाम 7:30 बजे अपने घर से बाहर निकलें, आंगन में खड़े होकर के शंख घंटी बजा करके विरोध करें। 12 सितंबर को हरीश रावत अपने आवास पर उपवास भी करेंगे और उपवास के साथ साथ अपनी एकजुटता को जाहिर करें लोग। ये बात हरीश रावत की तरफ से ट्वीट करते हुए कही गई है। उत्तराखंड के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में शाम 7:30 बजे अपने घर के बाहर आंगन चबूतरे में खड़े होकर शंख बजाकर, शंख अगर उपलब्ध ना हो तो घंटी बजाकर सरकार को सावधान करें और बेरोजगारी को लेकर के ये विरोध जताएं। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत की तरफ से एक ट्वीट करते हुए कही गई हैं। तो 11 सितंबर को 2020 को शाम 7:30 बजे ये आह्वान किया गया उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से कि अपनी एकजुटता का परिचय दें और शाम 7:30 बजे अपने घर से बाहर निकलें और विरोध करें बेरोजगारी को लेकर के, शंखनाद करें बेरोजगारी को लेकर के, घंटी बजा करके विरोध जताएं बेरोजगारी को लेकर के और सरकार को सावधान करें कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए चेतावनी दें। रतन नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। रतन, बताएं किस तरीके से देखा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से ट्वीट किया गया बेरोजगारी को लेकर के और लोगों से आह्वान किया गया कि शाम 7:30 बजे 11 सितंबर को बाहर निकलें। जानते सबसे बड़ा मुद्दा अगर बनाया जा सकता है या बुनाया जा सकता है तो वो है बेरोजगारी, और बेरोजगारी का मुद्दा पूरे समाज में बुनाया जा रहा है। यह तो कांग्रेस ने भी अब यहाँ पर कमर कस लिया और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरना चाहती है, धरना प्रदर्शन करना चाहती है। ऐसे में हरीश रावत ने उत्तराखंड की जनता से आह्वान किया है 11 तारीख को वो सड़कों पर, अगर बात की जाए तो सड़कों पर निकल करके अपने या तो घर की चौखट पर या फिर अपने घर के चौखट से बाहर निकलकर वहां पर वो लगातार अगर बात की जा सके तो वो इस बात को उन्होंने जहां पर कहा है चौखट के फिर वहां पर जाकर के वो। चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। रतन, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
उधर भाजपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की नव नियुक्त राष्ट्रीय प्रबंधक कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पहुंचे और यहां पर हरीश रावत ने नव नियुक्त राष्ट्रीय प्रबंधक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान क्षत्रिय महासभा के द्वारा हरीश रावत को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको सम्मानित किया गया और इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत आज चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और फिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मैदान में सक्रिय रहने का आह्वान किया। पैदा किया गया मुद्दा है। मुझे बहुत बिटर एक्सपीरियंस है यहाँ की ज़मीनों के। मुझसे कहा जाता था कि सितारगंज और इधर की ज़मीन का मामला बंगाली भाइयों की तो कोई सुलझा ही नहीं सकता है, और वर्ग 3, 4, 8, 9, 10 जो भी हैं उनका मामला, इन हरिग्राम गांधी ग्रामों का मामला ये सुलझ नहीं सकते, नजूल वाले सुलझ नहीं सकते। लेकिन हमने जुलाई 2016 को ये सारे मामलों का समाधान निकाल दिया। तो सरकार की इच्छा शक्ति के आगे और विधानमंडल की इच्छा शक्ति के आगे सब चीज़ें सारे समाधान निकल आते हैं। इसके समाधान का सत्ता पक्ष समाधान नहीं निकालना चाहता। लोग यहाँ की ज़मीनों के मामलों को उलझा करके रखना चाहते हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, और जब वक्त आएगा तो हम इसका समाधान निकाल लेंगे। औला करने की ज़रूरत नहीं, किसी को उनके काबिज ज़मीन से कोई भी व्यक्ति नहीं हटा सकता है। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर में उपवास को लेकर के धरने पर बैठे और गन्ना आयुक्त कार्यालय में धरने पर बैठे हरीश रावत ने यह कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर के वो धरने पर बैठे हैं। इसमें त्रिवेंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर के गंभीर दिखे और हरीश रावत ने यह भी कहा कि किसानों के 200 करोड़ रुपए सरकार और गन्ना मिलों पर बकाया हैं। अगर सरकार और गन्ना मिल उसका भुगतान नहीं करेंगे तो फिर किसान अपनी अगली फसल की बुआई कैसे करेगा, ये उसके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कि जो किसानों का चीनी मिलों पर गन्ने का भुगतान बाकी है वो भुगतान हो जाएगा, और किसान इस समय पस्ता हालत है। किसान का लगभग 200 करोड़ रुपया उधम सिंह नगर नैनीताल में है और करीब 250 करोड़ रुपया हरिद्वार के अंदर है, और सरकार कहीं उनके कानों में जू ही नहीं रह रही है। समर्थन करने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां पर गन्ना किसानों का समर्थन करते हुए उनके बकाये के भुगतान की मांग पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से की गई और किसानों के बकाया भुगतान उनको किए जाएं। ये बात हरीश रावत ने कहते हुए ये भी कहा कि हजारों करोड़ रुपए बकाया है किसानों का और मिलों के ऊपर भी ये बकाया है, और अगर ये भुगतान नहीं होता है तो किसान के सामने अपनी अगली फसल की बुआई के लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा, और इसलिए किसान का जो बकाया है उसका तत्काल भुगतान किया जाए। ये बात पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से कही गई। अजीम खान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अजीम, बताएं क्या कुछ कहा गया पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से किसानों का समर्थन करते हुए? देखिए आज जी, मैं आपको बता दूं, काशीपुर आज सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे थे, जो कि किसानों की पैसे वजह सरकार ने बताया किसान विरोधी सरकार, त्रिवेंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सरकार से जो किसानों का 2000 करोड़ रुपया है वह उनके गन्नों का बकाया भुगतान करें, और सरकार अगर गन्ने का भुगतान नहीं करेंगे तो किसान की अगली फसल की बुआई पर भी संकट खड़ा हो जाएगा और काफी परेशानी आएगी। और उन्होंने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं किसान विरोधी सरकार बताते हुए वे धरने पर बैठे थे। जी शुक्रिया अजीम इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो कोरोना काल के चलते उत्तराखंड सरकार के द्वारा चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटने के बाद तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हरिद्वार पहुंचा है, जहां पे सप्ताह भर पहले ही हरिद्वार से मात्र 6 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुए थे। हरिद्वार पहुंचने पर जिला पर्यटन अधिकारी और ट्रैवल व्यवसायियों ने इन यात्रियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान ट्रैवल व्यवसायियों ने इन तीर्थयात्रियों का आभार तो व्यक्त किया ही, लेकिन राज्य सरकार के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की। ट्रैवल व्यवसायियों ने सरकार से चारधाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों के उत्तराखंड प्रवेश पर नियमों में ढील और ट्रैवल व्यवसाय पर निर्भर लोगों को आर्थिक पैकेज देने की मांग भी की। उधर हरिद्वार की जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए ही उत्तराखंड के बॉर्डर पर सावधानी बरती जा रही है।
और चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक। बॉर्डर से हमारे पूरी तरह खुल गए हैं और सिर्फ स्मार्ट सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करके ही यहाँ पर आना है। और चारधाम अगर आप आते हैं तो देवस्थानम बोर्ड में आप रजिस्ट्रेशन करके आ सकते हैं। और बॉर्डर में जो है सबकी चेकिंग इसलिए होती है कि एक सुरक्षा की तरीके से कि सबका रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर नहीं है, इसलिए जो पहले से वहाँ नोट किया जाता है सबके रजिस्ट्रेशन से, इसलिए थोड़ा सा जो आने वाले लोग हैं उनको थोड़ा कठिनाई का सामना होता है। लेकिन ये भी देखें कि समय काल ऐसा चल रहा है कि इससे हमें सुरक्षा अनुरोध करता हूँ पर्यटन विभाग के अधिकारियों से और भाजपा सरकार से कि वे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आने वाले प्रत्येक पर्यटक के लिए कम से कम कोविड का टेस्ट फ्री करे, ताकि हर यात्री यहाँ आए, अपना टेस्ट कराए और नियम अनुसार वो चारधाम यात्रा कर सके। अपने ट्रैवल व्यवसायियों के लिए कि कोई एक आर्थिक पैकेज ट्रैवल को अगर उभारना है, इस रीढ़ को अगर जो घायल हुई है, चोटिल हुई है, उसे ठीक करना है पर्यटन की, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक मल्लम इनके ऊपर एक जो है कोई ना कोई पैकेज ऐसा आर्थिक दे करके लगाना पड़ेगा। सरकार की नीति लगातार फेल हुई है और आज भी सरकार की नीति फेल नहीं हुई है, तो हम इन यात्रियों जो हमारे पर्यटक आए हैं हम इनको साधुवाद के साथ इनका स्वागत करते हुए हम ये कहते हैं कि इन्होंने सरकार की आंख खोलने का काम करा कि आप हमें आने तो दो, आप अगर आप हमें आने देंगे तो हम यात्रा भली प्रकार से करके आएंगे और दर्शन करके आएंगे। इन्होंने अपने रिस्क पे अपने सर कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा इन्होंने अपने सर पे कफन बांध के यात्रा करके, सरकार ने इसमें कुछ नहीं करा। सरकार ने तो इतनी कंडीशन तंग करवा के यात्री को बुला रही है कि आम यात्री आने से पहले ये कहता है कि मैं तो बॉर्डर से वापिस चले जाऊँ। तो चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया जाए, ये बात कही गई और चारधाम यात्रा पर जो लगी रोक है वो हट गई और पर्यटन अधिकारियों ने यात्रियों का स्वागत भी किया। यात्रा के लिए हालांकि देवस्थानम बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है और इसका इजहार खुशी मनाते हुए भी किया गया इन ट्रैवल व्यवसायियों की तरफ से। लेकिन सरकार के साथ खासतौर पर जो नाराजगी है वो भी यहाँ पर देखने को मिली और सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग भी ट्रैवल व्यवसायियों के द्वारा की गई, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में चारधाम यात्रा पर रोक लगी और उसके बाद अब इस यात्रा पर लगी रोक को हटाया गया है। पहले जो 4 यात्री यहां पर पहुंचे हैं उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और यात्रा के लिए हालांकि देवस्थानम बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, ये बात भी पर्यटन अधिकारी की तरफ से कही गई। पर्यटन अधिकारी की मौजूदगी में ही यात्रियों का स्वागत किया गया और ये चारों यात्री फिर इसके बाद बद्रीनाथ धाम के लिए इनको यहाँ से चारधाम यात्रा की जो रवाना किया गया उस यात्रा पर। तो हरिद्वार में हालांकि जो ट्रैवल व्यवसायी हैं वो ये मांग सरकार से कर रहे थे, जो आपने सुना भी, कि उनको फिलहाल आर्थिक पैकेज भी दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में चारधाम यात्रा बंद रही उससे उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट बरकरार है। तो महेश नेगी के ऊपर जिस महिला के द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे उस महिला से हमारे सहयोगी रतन नेगी ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक दौर हट के महेश नेगी लगातार विवादों में हैं। अभी हाल ही में महेश नेगी ने तहरीर दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कि जो पीड़िता है उनके द्वारा उनके गवाहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस बात को लेकर के उत्तराखंड में सियासत फिर परवान पर चढ़ गई है। इंडिया न्यूज में इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़िता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। मैडम, आप पर आरोप लगाया गया है कि आप उनके गवाहों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप? मैंने किसी को नहीं धमकाया है। मैं एक पीड़िता हूँ, महिला हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ और मैं आज उत्तराखंड की जनता के सामने उनकी सच्चाई बताना चाह रही हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड हरिओम सिंह डंगवाल करके, पीएससी में है हरिद्वार में पुलिस लाइन में। जो सुरेंद्र सिंह जिना है विधायक सल्ट के जो विधायक हैं उनके गनर दीपक बिस्ट करके, वो मेरे फ्रेंड को वहाँ से लेके आए और यहाँ एमएलए हॉस्टल में कमरा नंबर 62 और 63 में उनको रखा और उनको झूठे बयान देने के लिए मेरे खिलाफ बोला। और जब उन्होंने मना किया तो उनके साथ और भी लोग वहाँ पे थे विधायक जी के साथ, उन्होंने हरिओम के साथ मारपीट करी और महेश नेगी भी वहाँ पे थे, जैसे कि उन्होंने ऑडियो में नाम ले रखा है सबका।
और उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा, और उनके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, उनके लिए धमकियां दी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन में ये बातें बताई हैं जो मैं ऑडियो आज आपको दे रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी हैं, आप उन पर सीधा आरोप लगा रही हैं कि वो आपको और यहाँ पर फंसाने का षड्यंत्र रच रहे, ये आपका आरोप है, या आपने कहा जो आपके मित्र से आपके खिलाफ उनसे गलत या बेकार की जो गवाही जिसे कहते हैं वो दिलाई जा रही है? हाँ, वो मुझे फंसाना चाह रहे हैं इसमें, महेश नेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे झूठे उन्होंने बयान लेने के लिए सीओ अनुज कुमार के पास महेश नेगी खुद उनको लेके गए और सीओ के सामने रह के उन्हें खुद बयान उनसे दिलवाए, और सीओ सर ने भी उन्हें बोला कि वीडियो से रिलेटेड बयान होने चाहिए, ऐसा वो अपनी वीडियो में मुझे बोल रहे हैं। और हरिओम का भी ये मानना है कि जो पुलिस है वो विधायक से मिली हुई है। क्या लगता है आपको, सत्ता पक्ष के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के दोहराट के महेश नेगी, क्या सत्ता पक्ष का गलत फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल गलत फायदा उठा रहे हैं सत्ता पक्ष का। उन्होंने लगातार कहा कि आपका नार्को टेस्ट यहां पर होना चाहिए, जबकि आपने डीएनए टेस्ट की मांग करी। इस प्रकरण पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? विधायक जी की बेटी मेरे पास है, उन्हें भी पता है कि जो बेटी है वो उनकी है, और वो नार्को टेस्ट को इन सब चीज़ों को उलझाने के लिए कर रहे हैं। और नार्को टेस्ट से इस चीज़ की सत्यता नहीं पता चलेगी कि बेटी किसकी है। जो सत्यता पता चलेगी वो डीएनए से ही पता चलेगी। अभी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, बाल संरक्षण आयोग ने भी अपनी बात यहाँ पर कही, उन्होंने कहा कि डीएनए हुआ ही नहीं है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बाल संरक्षण आयोग तो पता नहीं बच्चों को हक दिला रही है या उनके हक छीन रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल संरक्षण आयोग से मुझे कोई लिखित नोटिस नहीं आया जो मैं वहाँ पे जाती। अगर वो मुझे नोटिस देते तो मैं वहाँ जाके भी अपनी बात रखती। उत्तराखंड की सरकार से क्या निवेदन होगा आपका, ये आपसे आगे सवाल करेंगे। मैं उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहूँगी कि जो भी प्रकरण चल रहा है इसमें निष्पक्ष जांच की सब लोग मांग करें, और इसमें जो भी जांच चल रही है वो निष्पक्ष चले, और जब तक की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक विधायक जी को निष्कासित करें। क्या आपकी सुरक्षा की आपने मांग की, क्या आपकी जान को भी खतरा है? बिल्कुल, मैं जिनके साथ रह रही हूँ उनको और मेरी बच्ची को, हम सबको अपनी जान का खतरा है। हम लोग इस डर से अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, और मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगने के लिए भी कई बार एसएसपी सर को, महिला आयोग में, हर जगह लेटर दिए, मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन अब तक नहीं मिली है। तो आपने पीड़िता को सुना, पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि वो सरकार से गुहार लगा रही है, मांग कर रही है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, जो उन्हें सुरक्षा यहाँ पर नहीं मिली है। यहाँ तक कि इससे पहले कि पीड़िता ने अगर बात की जाए तो उन्होंने लगातार अपना मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की थी, जो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। उसके बाद वो कोर्ट की शरण में गई, उसके बाद उनका ये जो मुकदमा है वो यहाँ पर नेहरू थाने में दर्ज किया गया, और अब उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक यानी कि दोहराट के विधायक महेश नेगी को निष्कासित करे और मुझे इंसाफ दिलाने में मदद करे, साथ ही सुरक्षा भी दे। साथ ही उन्होंने सवाल यहाँ पर खड़ा किया है कि महेश नेगी उनके जो परिचित है और जो सुरेंद्र सिंह जीना के जो गन्नर है उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि उनके परिचितों को मारा पीटा और गलत बयान यहाँ पर दिलाए गए, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। रतन नेगी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो सरकार के द्वारा जारी की गई नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ आज विभिन्न शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोल दिया, और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका अध्यक्ष, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, सांसद प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षा नीति में बदलाव की मांग की है। ज्ञापन देते हुए शिक्षक संगठन के मंडलीय अध्यक्ष नवेंदु मटपाल ने यह कहा कि नई शिक्षा नीति को भारतीय संविधान की समानता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक चेतना के मानदंडों के अनुरूप बनाने की मांग की गई। इसके साथ ही सरकारी शिक्षा के निजीकरण, कॉर्पोरेटीकरण और एनजीओईकरण पर पूर्ण रोक लगाए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल करके रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष ही रखे जाने की वकालत भी इस नई शिक्षा नीति का विरोध किया गया है। देहरादून में पीआरडी जवानों के लिए विभागीय मंत्रियों की ओर से 3 मांगे की गई हैं। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त पीआरडी जवानों को ड्यूटी पर तैनात किए जाने सहित 8 सूत्रीय मांग को लेकर के प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उत्तराखंड ने युवा कल्याण एवं पीआरडी निदेशक को ज्ञापन भेजा। इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर कोर्ट की शरण लेने की चेतावनी भी दी। प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मंत्रवाल ने यह बताया है कि पीआरडी जवानों की 8 सूत्रीय मांग को लेकर के संगठन कई सालों से ये मांग कर रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करके पीआरडी जवानों के साथ विभाग सौतेला व्यवहार भी कर रहा है, जबकि दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी दी जा रही है। खबर देहरादून से। मंत्रिमंडल में अब जल्द ही विस्तार होगा और त्रिवेंद्र कैबिनेट में जल्द ही मंत्री पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल में आपको बता दें कि कई बड़े पद खाली हैं। मंत्री बनने के लिए कई विधायक रेस में शामिल हैं। अब देहरादून से लेकर के दिल्ली तक विधायकों ने अपना डेरा भी डाल रखा है, और अब कयास ये है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल भी होगा, जिसमें खाली पड़े इन मंत्रियों के पदों को भरा जाएगा।
वहीं हल्द्वानी स्थित क्षेत्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के द्वारा कुमाऊं के 5 जिलों के KMVN के 41 गेस्ट हाउस और अन्य 15 आश्रमों को नोटिस जारी किया गया है। प्रदूषण पर्यावरण बोर्ड से संचालन की अनुमति लेने को भी कहा गया है। वहीं क्षेत्रीय पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी RK चतुर्वेदी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक NGT के आदेश के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज की व्यवस्था को लेकर के ये निर्देश दिए गए। 20 कमरों से ऊपर वाले होटल या फिर गेस्ट हाउस को सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और 20 कमरों से नीचे वाले होटल या आश्रम को सॉलिड वेस्ट टैंक बनाने और पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के बोर्ड के जलवायु अधिनियम के तहत संस्थान को संचालित करने की अनुमति लेने के भी निर्देश दिए गए। हालांकि लिहाजा दिसंबर तक पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इस निर्देश का अनुपालन कराए जाने की छूट भी है। इसके बाद जुर्माने सहित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं मसूरी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने सीएम त्रिवेंद्र रावत पर हमला बोला और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए त्रिवेंद्र सरकार पे कोरोना संक्रमण से निपटने और प्रवासियों को रोजगार के मामले में फेल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पूरी तरह से विफल है और इस कारण प्रवासी काफी मायूस हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं। इसको लेकर के नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो लोग बेरोजगार होकर के अपने प्रवास से वापस अपने घर गांव आए हैं, सरकार उनके रोजगार के लिए पिछले 6 महीने में 1 पैसे का आउटपुट सरकार ने नहीं दिया और उसकी वजह से प्रवासियों की फिर वापस वो शहर की तरफ जाने लगे। ये एक चिंतित तौर पर जो राज्य सरकार को करना चाहिए था कि जो कृषि विभाग है, फूल उद्यान है, जो पशुपालन का काम है, जो दूसरे सेक्टर है, उनमें जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर उन पर ठीक तरह से काम करती, उनका ठीक तरह से प्रचार प्रसार होता और बैंकों के साथ टाई अप होता, तो निश्चित रूप से अब तक जो हमारी विधानसभा में 10,000 के लगभग लोग बेरोजगार होकर के घर में बैठे हुए हैं, उनमें से 2-2.5 हजार लोगों को काम मिल गया होता और बाकी लोग के काम प्रोसेस में होते। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर के प्रशासन और पुलिस ने मसूरी में SDM मनीष कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के साथ बिना मास्क के पाए गए लोगों के चालान भी किए गए। कोरोना को संक्रमण से बचाव को लेकर के भी लोगों को जागरूक किया गया है। तो वहीं चेकिंग टीम के द्वारा बाहर से मसूरी आने वाले पर्यटकों के साथ साथ होटल की भी चेकिंग की गई है, क्योंकि अनलॉक 4 के तहत 96 घंटे के अंतराल में ICMR से प्रमाणित नो कोविड सर्टिफिकेट दिखाने के साथ होटल में पर्यटकों की बुकिंग भी चेक की गई। कोविड-19 में जो शासन प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय जिलाधिकारी जी द्वारा बार बार ये निर्देशित किया गया है कि 2 गज की दूरी और मास्क जो है ये कोविड-19 के बचाव हेतु बहुत आवश्यक है। परंतु प्रायः ये देखा जा रहा है कि लोग जो हैं ये इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अभी इसके प्रति जागरूकता की थोड़ी कमी है। उसके क्रम में आज हमारे पुलिस और नगर पालिका द्वारा ये इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने कुछ चालान किए। जो जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनके ऊपर चालान किया गया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।